नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो लेकर। देश का सवाल। बातचीत के बावजूद चीन घात की ताक में, लेकिन भारत की ताबड़तोड़ तैयारियों ने चीन को ला लिया उसकी औकात में। जी हां, मोदी की कूटनीति और सेना की रणनीति से चीन की गर्दन दबती जा रही है। वो छटपटा रहा है, उसको एहसास हो गया है कि भारत चीन पर भारी पड़ रहा है। तभी तो वो तिब्बत में अपनी जवानों को बचाने के लिए उड़ता अस्पताल बना रहा है। पेंगोंग त्सो लेक के इलाके में हवाई पट्टियां बना रहा है। देपसांग में सेना के कैंप चोरी छुपे बचा रहा है। लेकिन चीन की सारी चालबाजियों पर भारत की पैनी नजर है और भारत ने उसकी लाइफलाइन काटनी शुरू कर दी है। हिंद महासागर का स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास अमेरिकी सेना और जंगी जहाज यूएसएस निमित्ज पहला घेरा है। दूसरा घेरा आसमान में बनेगा जब हमारे एयरफोर्स के बेड़े में 27 तारीख को 5 राफेल विमान आएंगे और तीसरा घेरा जमीन पर भारतीय सेना ने डाल ही रखा है। उधर दूसरी तरफ दुनिया चीन की कमर तोड़ ही रहा है। हांगकांग पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन के चीन को घेर लिया है। तो हर घात पर चीन को औकात दिखाने के लिए है तैयार हम। इस मुद्दे पर होगी बड़ी बहस आज के। लेकिन इस बहस के हमारे सवाल क्या है? क्या भारत ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन को घेर लिया है? क्या राफेल विमान चीन के साथ विवाद में गेम चेंजर साबित होने वाला है? अंडमान में अमेरिका के निमित्ज की एंट्री और संयुक्त युद्धाभ्यास चीन को कड़ा संदेश है। क्या न्यू इंडिया चीन के हर विश्वासघात पर उसको औकात दिखाने के लिए तैयार है? क्या चीन की आर्थिक बर्बादी की स्क्रिप्ट भारत और दुनिया ने लिख ली है? हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा के लिए मौजूद होंगे वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा साहब। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर भारत के प्रधानमंत्री के अफ्रीकी मामलों के सलाहकार डॉक्टर दीपक वोरा और पूर्व राजनयिक हमारे साथ होंगे। लेकिन आज डॉक्टर वोरा आप काफी कम समय के लिए है, इसकी जानकारी हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन विभाग ने दी है। आपके टीवी स्क्रीन पर कर्नल शैलेंद्र सिंह, जी हां, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और आपसे काफी जानकारी लद्दाख के इलाके को लेकर। आखिर भारत की थल सेना चीन को जवाब देने के लिए तैयार और मुस्तैद है। आपके साथ आपके टीवी स्क्रीन पर रिटायर्ड विंग कमांडर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब। राफेल आने वाला है। जी हां, हिमालय के आसमान में हमारे जहाज, हमारे लड़ाकू जहाज वैसे ही गर्जना कर रहे हैं जिससे चीन थर थर कांप रहा है। इससे पहले कि हम अपनी बहस शुरू करें, आपको दिखाते हैं कि चीन की घेराबंदी कैसे कर चुका है भारत। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अंडमान पहुंचा निमित्ज, अब सागर में चीन होगा चित। दक्षिण चीन सागर के बाद हिंद महासागर में भी चीन घिर गया है। अमेरिका का जंगी जहाज निमित्ज हिंद महासागर में अंडमान के पास पहुंच चुका है और अमेरिकी सेना भारत की सेना के साथ युद्धाभ्यास करेगी। मतलब साफ है कि चीन के सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भारत और अमेरिका ने पहरा लगा दिया है। अब उसने चूं भी की तो उसको औकात दिखाने में देर नहीं लगेगी। चीन को हराने का प्रण अब राफेल से होगा रण। 27 जुलाई को 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगे, जिनको लद्दाख में तैनात किया जाएगा। मतलब समंदर के साथ साथ आसमान में भी भारत ने ड्रैगन की उड़ान पर पहरा लगाने की योजना तैयार कर ली है। बातचीत के बावजूद चीन घात की ताक में, नए भारत ने ला दिया औकात में। जमीन पर भारतीय सेना मुस्तैद है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का मर्दन कर हर रोज चीनी जवानों को मुंह तोड़ जवाब देने का अभ्यास कर रही है।
बस सरकार से इशारा मिलने की देर है। फिंगर 8 क्या, देपसांग क्या, उसको बीजिंग तक खदेड़ कराएगी। चीन की सारी हवाई पट्टियां, पैंगोंग इलाके में सेना के कैंप, देपसांग में पीछे न हटने की रणनीति, तिब्बत में बनाए उड़ते अस्पताल, सब के सब धरे रह जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। मतलब साफ है, चीन को जल थल नभ से घेरने का पूरा प्लान तैयार है। बस चीन को एक गलती करनी है और उसका काम तमाम हो जाएगा। सैन्य घेराबंदी के साथ साथ चीन की आर्थिक घेराबंदी भी बहुत जोरों से जारी है। भारत, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी चीन की आर्थिक घेराबंदी कर दी है। दुनिया ने और भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि भारत से पंगा मत लेना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। हांगकांग पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म कर सकता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब इसकी घोषणा संसद में कर सकते हैं। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को एक देश दो सिस्टम के तहत हांगकांग को सौंपा था, लेकिन चीन की मनमानी के बाद इस प्रत्यर्पण को रद्द किया जा सकता है। तो चीन चारों तरफ से घिर गया है। मोदी की कूटनीति के आगे पानी मांग रहा है और अब पानी में ही उसे डुबोने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि चीन भी समझ गया है कि वो चौतरफा घिर चुका है, और जब वो चौतरफा घिर चुका है तो घेरने के क्या क्या प्लान है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वो सारे मेहमान जिनका मैंने आपसे तारुफ कराया था वो मौजूद हैं। लेकिन आज चूंकि डॉक्टर दीपक वोरा काफी थोड़े समय के लिए हैं। डॉक्टर वोरा, आपने देखा यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी से हिंद महासागर की ओर बढ़ चुका है। मेरे सहयोगी आशीष सिंह ने कुछ देर पहले ताजा तस्वीरों के साथ खबर ब्रेक की थी कि ये एक्सरसाइज, ये जॉइंट एक्सरसाइज, ये युद्धाभ्यास तैयार, जी हां, ये शुरू हो चुका है और इस वक्त भी जारी है। डॉक्टर दीपक वोरा, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि चीन के खिलाफ भारत के साथ हिमालय से लेकर हिंद महासागर, अमेरिका और भारत साथ साथ। डॉक्टर वोरा, आवाज बंद हो गई। डॉक्टर वोरा, आपको आवाज आई मेरी? जी, अब आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। डॉक्टर वोरा, आपसे मेरा सवाल है मेरी आवाज कि अमेरिका यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी से निकलकर हिंद महासागर की ओर और जॉइंट एक्सरसाइज शुरू भारतीय नौसेना के साथ। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि चीन के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी साहब कि आपने भारत के सर्वश्रेष्ठ एंकर के प्रोग्राम में शामिल होने का ये मौका दिया है, और आपके साथ बहुत से विशेषज्ञ हैं जिनसे हमेशा मैं कुछ सीखता हूं। ये बहुत अब स्पष्ट हो गया है कि डिप्लोमेटिकली चाइना बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। अमेरिका पूरी तरह से डिप्लोमेटिक समर्थन दे रहा है भारत को। अब आपने देखा है कि डिप्लोमेसी से आगे जाकर अब मिलिट्री सपोर्ट भी भारत को मिल रहा है। हम वैसे ही बहुत मजबूत हैं, लेकिन इन बाकी सब देश जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी मजबूती और आगे बढ़ रही है। चीनी सेना के बारे में सिर्फ 3 चीजें कहना चाहता हूं, बाद में आपके विशेषज्ञ ये कहेंगे। लोग कहते हैं कि बहुत भारी उनकी स्ट्रैटेजी है, हो सकता है, लेकिन उनके टैक्टिक्स बिल्कुल बेकार के हैं। जब से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी कोरियन जंग के बाद, 1950s के बाद, उन्होंने अपने टैक्टिक्स चेंज नहीं किए, बस वो ह्यूमन वेव टैक्टिक्स, एक के बाद एक अपने सिपाही भेजते हैं मरने के लिए। चाहे कोरिया में था, चाहे हमारे साथ था 62 में, चाहे सोवियत संघ के साथ 69 में, या फिर वियतनाम के साथ 1979 में। दूसरी चीज, आखिरी जंग उन्होंने लड़ा था 41 साल पहले, उनके पास एक पायलट नहीं है, विंग कमांडर बख्शी आपको बताएंगे, जिसके पास 15 मिनट का भी
कॉम्बैट एक्सपीरियंस हो, ना ही उनके पास ऐसे यंग सिपाही हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस हो। और तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं सर, उनके प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कुछ महीने पहले कि चीन की जो सेना है उसकी पॉलिटिकल लॉयल्टी पर हमको शक है। अब कुछ विशेषज्ञ हैं जो पता नहीं कहां से चीन की तरफदारी करते हैं, भारत में भी, और आज ही मैंने कुछ पढ़ा था, कहते हैं कि 2.5 लाख चीनी सिपाही वहां पहुंच गए लद्दाख में हमसे लड़ने के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूं सर उनको कि अगर उनके 2.5 लाख हैं तो फिर मुझे अपने केवल 2 सिख बेटे वहां पर भेजने हैं, क्योंकि जैसे सच्चे पातशाह 10वें गुरु जी ने कहा था, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा तभी गोविंद सिंह नाम तरामा। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? ये भारत की सेना अब सर्वश्रेष्ठ है, विश्व में पहली 3 सेनाओं में मानी जाती है। चीन की मजाल के हमारे सामने भारतीय सेना, एयरफोर्स और भारतीय नौसेना के सामने टिके बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बौखला रहा है। उसका जो डेट है इतना हाई है, उसकी इकोनॉमी खत्म होने वाली है, अब कुछ नहीं कर सकेगा। मेरी राय अगर वो सुने तो हाथ जोड़ के माफी मांगे और पीछे हट जाए सर। जी डॉक्टर वोरा, इससे पहले कि मैं बहस को आगे बढ़ाऊं, मेरे सहयोगी जिन्होंने अब से कुछ देर पहले वो ताजा तस्वीरें हिंद महासागर से यूएसएस निमित्ज की लेकर आए हैं और इसका महत्व बताएंगे, मेरे सहयोगी आशीष सिंह की ये जॉइंट एक्सरसाइज का क्या मतलब है। ओवर टू यू आशीष। बिल्कुल मनीष जी, और जैसे आप कह रहे हैं कि यूएसएस निमिट्ज की जो हम तस्वीरें लेके आए हैं और दर्शकों ने अभी देखी, इससे पहले कि मैं ग्राफिक्स पे जाऊं, बहुत 30 सेकंड में आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि एक चलता फिरता शहर है और यूएसएस निमिट्ज 100,000 प्लस टन की कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और विश्व के सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक है। और वो कैरियर बैटल ग्रुप के साथ में जब हिंद महासागर में आ रहा है तो क्लियर इंडिकेशन जाता है चीन को कि ईस्टर्न फ्लीट के साथ में, इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट के साथ में, ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये अभी केवल कुछ मिनटों पहले ही ली गई तस्वीरें हैं इंडियन नेवी की। और सबसे पहले हम अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाएं ये तस्वीरें जब इतने सारे वॉरशिप्स और ये बीच में यूएसएस निमिट्ज जो कि अपने पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ में पैसिक्स एक्सरसाइज कर रहा है। पैसिक्स एक्सरसाइज बेसिकली पासिंग एक्सरसाइज को पैसिक्स एक्सरसाइज कहते हैं। और ईस्टर्न फ्लीट के इंडियन नेवी के जो कुछ वॉरशिप्स हैं, लगभग आधा दर्जन इंडियन नेवी के वॉरशिप्स ईस्टर्न फ्लीट के, उन्होंने इस पैसिक्स एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आपको यूएसएस निमिट्ज दिखाई दे रहा है, ये कई हफ्तों से यहाँ पर है इंडियन ओशन रीजन में, साउथ चाइना सी में। और ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, 95 फाइटर जेट्स एक साथ में मौजूद हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जब ये 95 फाइटर जेट्स अगर यहां से टेक ऑफ करके चीन की तरफ बढ़ जाएं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम चीन का काम नहीं कर पाएगा। चलिए इन विजुअल्स के बाद में हम आपको जो रफाल जिस तरह से आ रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग वेपन पैकेज रफाल के हैं, चाहे वो स्कैल्प मिसाइल है, मिट्योर मिसाइल है, माइका मिसाइल है, और ये जो रफाल एयरफोर्स रफाल फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स में आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 3 ट्विन सीटर हैं और 2 सिंगल सीटर हैं। पहले केवल मैं 3 मिसाइल्स आपको बता दूं, क्योंकि देखिए आपने सुना होगा रफाल गेम चेंजर होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। केवल रफाल एज अ प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि उसके साथ में जो वेपन पैकेज है, और वो उस वेपन पैकेज की मैं बता दूं, ये जो आपको सबसे बड़ी और मोटी मिसाइल दिख रही है लगभग 1900 किलोग्राम की, ये है स्कैल्प मिसाइल, जो कि स्टेल्थ डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब है कि रेडार से बहुत जल्दी ये पकड़ में आने नहीं वाली और किसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम इसके खिलाफ कुछ खास काम नहीं कर पाएगा। ये आपको पतली सी मिसाइल बीच में जो दिखाई दे रही है, ये है मिट्योर मिसाइल। ये बीवीआर मिसाइल है और एयर टू एयर मिसाइल है। बीवीआर का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जो सामने वाला पायलट है उससे पता भी नहीं चलेगा, दिखेगा भी नहीं कि कहां से मिसाइल आएगी, उसके लिए एंगेज करना तो बहुत दूर की बात है। और ये है माइका मिसाइल। माइका एयर टू एयर स्ट्राइक मिसाइल है। ये 3 मिसाइल है जिसके आधार पर इंडियन एयरफोर्स कहता है कि रफाल एक गेम चेंजर होगा। केवल रफाल नहीं, रफाल के साथ में ये जो वेपन पैकेज है वो भी अगले हफ्ते भर में इंडियन एयरफोर्स में आ जाएगा। मनीष जी। जी आशीष, आपका न केवल हिमालय के आसमान पर जब राफेल, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राफेल हिमालय के आसमान में तैनात किया जा सकता है, जिसको लेकर एयरफोर्स के कमांडरों की बैठक होनी है। आशीष, आप भी मेरी बहस में अभी शामिल हुए हैं, आपसे भी मेरे कुछ सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले दीपक वोरा साहब बहुत थोड़े समय के लिए हैं। वोरा साहब, न केवल सामरिक और रणनीतिक तौर पर
बल्कि आर्थिक तौर पर भी चीन को तोड़ने की, उसकी रीढ़ तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका के बाद, कई बड़े देशों के बाद अब ब्रिटेन ने भी उससे अपने आर्थिक व्यवहार एक एक कर तोड़ने शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर वोरा, ऑस्ट्रेलिया भी यही कर रहा है, जापान भी यही कर रहा है, फ्रांस ने भी इस बात का ऐलान किया है, नॉर्दर्न यूरोपियन देश भी ये कह रहे हैं। तो चीन के साथ रहेगा कौन? जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर, आपके बाकी विशेषज्ञ हैं वो सब बताएंगे, लेकिन मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है कि एक देश किसी दूसरे से पंगा लेता है और इस तरह से बुरी तरह से पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली आइसोलेट हो गया। मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूं, क्या ये खुदकुशी करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो फिर जाइए करिएगा, हमसे क्यों पूछते हैं, हमसे क्यों पंगा लेते हैं? अगर आप पूरी तरह से उम्मीद हार चुके हैं तो मैदान से चले जाइएगा, क्योंकि हमें कोई मजा नहीं आएगा कि एक अधमरे एक शख्स को हम और पीटे। चले जाइए सब कुछ छोड़कर, और ये बड़ी बड़ी जो आप बातें करते हैं इनको भूल जाइए। अब ये नया भारत है सर, इसने दिखा दिया है कि इसकी क्षमता और इसकी ताकत क्या है। जी डॉक्टर वोरा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम 7:30 बजे तक बने रहें। मेरे साथ इस समय खास मेहमान वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब और मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह भी आपके टीवी स्क्रीन पर। सिन्हा साहब, हिंद महासागर में यूएसएस निमित्त जॉइंट एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास, बहुत बड़ा संकेत और संदेश चीन को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनेश, और आशीष जी ने भी अभी अच्छी तरह से पूरा वहाँ का मैप और डायग्राम दिखाकर आपको, दर्शकों को ये दिखाया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब नौसेना के ऐसे अभ्यास होते हैं तो वो एक संदेश है हमारे एडवर्सरी के लिए कि अगर आप अपने रास्ते से नहीं हटेंगे तो हमारे पास और भी काफ़ी कुछ हैं जो कि आपके इकोनॉमी को, आपकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही अस्त व्यस्त कर देगा। और जैसा एम्बेसडर वोरा साहब ने कहा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, तो ये जो है ऐसा एक संदेश है जो कि मेरी यही है उनसे प्रार्थना कि आप अपने जगह पे नहीं अड़े रहें, क्योंकि इसका परिणाम जो है वो बहुत ही बुरा हो सकता है। हालांकि मुझे काफी विश्वास है कि जो बातचीत हो रही है कूटनीतिक के स्तर पे और कोर कमांडर के स्तर पर, कहीं न कहीं चीन जो है उसको मान लेगा अगर ये सब देखा जाए, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है वार हो, कोई नहीं चाहता है वार हो, क्योंकि बड़ा महंगा होता है और उसको देश को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। चीन ने ये सोच लिया है कि वो ऑलरेडी विश्व का नंबर 1 हो गया है, लेकिन हम लोगों के ख्याल से अभी 10-15 साल और बाकी थे, तो वो जल्दी ही इसमें जंप कर गया है और उसका परिणाम सचमुच में बुरा हो सकता है। जी सिन्हा साहब, खुद को महाबली और बाहुबली समझने के चक्कर में इस मुगालते में कहीं उसकी बलि न चढ़ जाए, ये चीन को समझना होगा। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल साहब, पेंगोंग त्सो पर अपना कब्जा करना चाहता है, हथियाना चाहता है, इसके दिमाग में विस्तारवाद है और इसके साथ साथ देपसांग में भी आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं। आखिर चीन कैसे पीछे हटेगा? देखिए, चीन को पीछे हटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये मेरा सोच है। हमारा काम है हम अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें, और उस प्रोटेक्ट करने में मुझे उसमें 2 सिपाही की जरूरत है, 200 की सिपाही की जरूरत है, वो मेरी प्रॉब्लम है। आपको 2.5 लाख लाने हैं, 3 लाख लाने हैं, 4 लाख लाने हैं, आप ले आइए। बात बढ़िया यह है कि पेंगोंग त्सो और देपसांग में चीन का हमारे साथ कभी भी विवाद नहीं था। वो एक्चुअली गलती यही कर गया कि उसने उन इलाकों में आने की कोशिश करी जो डिस्प्यूटेड कभी थे ही नहीं, और उसके लिए सरप्राइजिंग बात यह हो गई कि पहली बार, अगर हम 65 से लेकर अब तक देखें, पहली बार इंडिया ने एक उसको सरप्राइज दिया है कि सामने खड़ा हो गया। जहां तक आपकी बात है यूएस का जो ये एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज है, देखिए इसके 4 मायने निकालने चाहिए। पहला मायना है यूएस की अपनी जनता के लिए कि यस, यूएस से चाइना के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। दूसरा, भारत को मैसेज है कि आप बिल्कुल मत चिंता करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तीसरा, पूरे वर्ल्ड को है
कि आप लोग उठिए, खड़े होइए। अगर भारत ने खड़े होना आप सबको सिखा दिया बाय पर्सनल एग्जाम्पल, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा देश भी खड़ा हो सकता है। और अगर सब मिलके खड़े होंगे तभी जाकर चाइना का जो इकोनॉमिक घमंड है वो कहीं जमीन पर आएगा। एक्चुअली चोट लगनी है उसे तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि लड़ाई वो करेगा नहीं, ये पक्की बात है। लड़ाई करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है जी। उसकी जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से ट्रेंड ही नहीं है कि वो लड़ाई, ट्रेडिशनल लड़ाई करे। वो तो हाईटेक वैल्यू लड़ाई करते हैं कि यस हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो इसलिए चाइना को अगर समझाना है, चाइना को चोट लगानी है, बोल के चोट लगाइए और इकोनॉमिकली लगाइए। चोट उसको महसूस होगी जैसे अभी साउथ चाइना सी में उसको महसूस होनी शुरू हो गई है जी। और घाव भी गहरा होगा कर्नल साहब, घाव भी गहरा होगा। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, Su-30, मिराज 2000, MiG-29, अपाचे, चिनूक वैसे ही आसमान में गरज रहे हैं हिमालय में, अब रफेल का इंतजार है। बख्शी साहब, बिल्कुल इंतजार है। और रफेल के आने से, जैसे कि मीडिया ने ऑलरेडी इसका व्याख्यान कर दिया है, गेम चेंजर, वो गेम चेंजर होगा। क्योंकि रफेल के आने से चीन को भी पता चल गया है कि एक रफेल रिप्लेस करता है 3 एयरक्राफ्ट को। उसकी जो जितनी उपलब्धियां हैं, जो उसकी आर्मामेंट की शक्ति है, जो टारगेट एक्विजिशन, वेपन डिलीवरी, और जो उसके अंदर जो स्विच लगे हुए हैं, जो जैमिंग एक्सेट्रा, उसको देखकर जो रफेल है वो अपनी जो क्षमता है भारत की एयरफोर्स की, वो तिगुनी कर देता है एक रफेल। मतलब कहने का मतलब है उतने ही, जहां 3 स्क्वाड्रन लगेंगे वहां 1 स्क्वाड्रन काम करता है, ये मतलब है इसका। और रफेल के आने से जो लॉन्ग रेंज टारगेट्स हैं, जो अलॉन्ग विद सुखोई 30 MKI और रफेल का कॉम्बिनेशन ये होगा, ये जितने की उनके जो 11 एयरफील्ड्स हैं जो चाइना के अंदर और बाहर, जो रेंज के अंदर है और रेंज के बाहर, उन सबको खतरा हो जाएगा। और चाइना आर्मी आगे बढ़ने से कतराने लगेगी। ये मौका है इंडियन आर्मी को बहुत अच्छा मिलेगा अगर लड़ाई शुरू हो जाती है। पर मैं एक बात कह दूं, ये है हमारे को अभी भी चीन चाहे जो मर्जी कर रहा हो, कुछ एरिया एडवांटेज हमारे को ऑक्यूपाई करने चाहिए। क्योंकि जब भी ऑन द टेबल डिस्कशन होगी, वी शुड बी ऑन द स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जब लड़ाई होती है चाहे नहीं होती, लड़ाई शुरू हो गई तो सिर्फ नेपाल, ये पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, ये सारे धराए रह जाएंगे। बख्शी साहब, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। डॉक्टर दीपक वोरा, आपसे सवाल। चीन के साथ दुनिया का कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन भारत के साथ दुनिया के सारे ताकतवर मुल्क एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर वोरा, लगता है जैसे कि आपके विशेषज्ञ ने अभी बताया था और जैसे आपके स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर ने इतना ब्रिलियंट एनालिसिस किया है कि जियो स्ट्रेटेजिकली चाइना अपना कदम पहले बढ़ा चुका है और पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कुछ नहीं है। इट हैज कम इन टू अर्ली, बहुत जल्दी उसने किए बताने के लिए कि अब मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हूं, और उसको धोखा लगा है। वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति नहीं है सर। एक देश जिसका डेट उसके जीडीपी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो, जहां हर डिसीजन सेंट्रलाइज की जाती है, जहां कोई निर्णय नहीं कर सकता राष्ट्रपति से पूछे बिना, यह देश कैसे लड़ सकता है जंग, यह बहुत स्पष्ट है। और पूरी दुनिया ने अब यह साबित कर दिया है कि अब हम चीन की ये जो अग्रेशन है उससे तंग आ चुके हैं और हम मिलकर भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत पहला देश है जो चट्टान की तरह चीन के सामने खड़ा होकर कहता है भिड़ना है तो आजा। अब छोटे छोटे देश भी आप देखेंगे अपनी जो नौसेना है उसको भेजेंगे साउथ चाइना सी में, फिलीपींस हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या वियतनाम हो, या कोरिया हो, या ताइवान हो, और वो बोलेंगे चीन से अच्छा लड़ना है तो आजा। अब हम देखते हैं चीन बुरी तरह से घिर चुका है सर। मैंने अपने जीवन में इस तरह से आइसोलेट होते हुए किसी देश को नहीं देखा है सर। जी डॉक्टर वोरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष, डॉक्टर वोरा, सिन्हा साहब, बख्शी साहब, कर्नल शैलेंद्र सिंह, आपने सबकी बात सुनी। आपसे सब इस समय जो लाखों करोड़ों दर्शक इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं, आप डसौ भी गए थे जहां से रफेल बनकर आ रहा है।
आशीष, आपके सूत्र क्या कहते हैं, एलएसी पर इसकी तैनाती होगी? अभी ये इस बारे में सोचा जा रहा है और मैं इसे कॉन्फर्मेशन देने से थोड़ा सा अभी रुकूंगा, वो इसलिए क्योंकि एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होनी है इस हफ्ते और उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, ये इजी नहीं होता है कि आप फाइटर जेट एक स्क्वाड्रन से उठा के आप दूसरी जगह पर रख दीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब एक स्क्वाड्रन की बेस की तैयारी होती है, जैसे कि रफाल के लिए पहले तैयारी अंबाला में हो रही थी, तो उस स्क्वाड्रन को, उस बेस को तैयार किया जाता है, चाहे वो रिपेयर्स हो, मेंटेनेंस हो, वहां पर जो पायलट्स रफाल के लिए स्पेसिफिक पायलट्स ट्रेंड हैं उनके लिए हो, उनके फैमिलीज के लिए हो, ये पूरी तैयारी होती है। केवल एक फाइटर जेट कहीं पर रखना या पार्क करना बड़ी बात नहीं होती है। तो वो तैयारी क्या हम रातों रात या हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर में, क्योंकि अब तो अगले हफ्ते या फिर 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा रफाल आ रहे हैं, तो क्या हम अंबाला से पूरा बेस जो अब तक हम पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे थे बेस बनाने की, क्या हम कर पाएंगे? इसका डिसीजन अब हो रहा है जो कि इस हफ्ते होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पे सोच जरूर है और वो सोच अभी से नहीं, पिछले 1.5 महीने से है कि रफाल को अगर बेस परमानेंट बेस नहीं तो कम से कम डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लेह में या फिर डीबीओ या फिर आसपास के जो बरेली है जैसे और बाकी जो एयर बेसिस हैं जो कि एलएसी के सामने हैं, उन्हें वहां पर हम एटलीस्ट डिप्लॉयमेंट बेसिस पर कर सकते हैं। मैं दर्शकों को याद दिला दूंगा कि 2 साल पहले हमने एक बड़ी एक्सरसाइज की थी इंडियन एयरफोर्स ने, जहां ईस्टर्न कमांड से वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड से नॉर्दर्न कमांड, इतने बड़े बड़े डिप्लॉयमेंट एक्सचेंज हुए थे। अब मैं तुरंत तस्वीरों पर जाऊंगा मनीष जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक लाइन में अगर मैं कहूं, रफाल आ रहा है, लॉक्ड एंड लोडेड, ये तस्वीरें हैं M88 सैफरन इंजन्स की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने उस समय की प्रोक्योर की है जब ये रफाल के इंजन्स पैक हो रहे थे और एक और हम कंसाइनमेंट जो लोड हो गया है वो अब इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। उसके अगर हम तस्वीरें दिखाएं जो वुडन बॉक्स में है जिसपे लिखा हुआ है M88 सैफरन इंजन्स, और ये एग्जैक्टली वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मनीष जी जहां पर रफाल के इंजन्स तैयार हो रहे हैं और ये पैकिंग के समय के तस्वीरें हैं। और जो वुडन बॉक्स में हम दर्शकों को अगर दिखा पाए कि जो कंसाइनमेंट पूरी तरह से रेडी हो गया है, वो उस पर लिखा हुआ है M88 रफाल इंडिया, मतलब पैकिंग हो गया है, लोड हो गया है, अब बस कुछ ही घंटों या फिर कुछ ही दिनों में रफाल भारत की तरफ जो उसके स्क्वायर पार्ट्स हैं उसके साथ में, जो वेपन पैकेज है उसके साथ में चल पड़ेंगे। जी बख्शी साहब, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल और केवल आशीष ने इंडिया न्यूज पर दिखाई है। आसमान का शहंशाह गरजता हुआ जल्द आने वाला है बख्शी साहब। बिल्कुल ठीक है, ये तो स्टुपेंडस एफर्ट बाय मिस्टर आशीष, वी मस्ट कांग्रेचुलेट हिम फॉर दिस। बट ये जो मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि जब स्क्वाड्रन मूव करता है तो एक तो होता है इमीडिएट मूव और जो था सब्सिक्वेंट बाकी चीजें होती हैं। यस, अगर एयर चीफ अगर चाहते हैं एक स्क्वाड्रन एकदम से मूव कर सकता है, बट उससे सब्सिक्वेंट RNSS एंड मेंटेनेंस वो टाइम लेगा। पर इंडियन एयरफोर्स की ये कैपेबिलिटी है कि जो इमीडिएट मूव के लिए और अगले 3-4 दिन या हफ्ते की जो सॉर्टीज करनी है वो आप एकदम से मूव कर सकते हैं। आपके जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स हैं वो जो IL-76 और C-17 ग्लोब मास्टर वो कर लेंगे। बख्शी साहब, अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। जी हाँ, फिर हमारी बहस लगातार जारी रहेगी सुर्खियों के बाद। अब वक्त है हेडलाइंस का। देश का सवाल में देश की सबसे बड़ी चर्चा पर फिर एक बार आपका स्वागत है और मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर रिटायर्ड वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब, कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और मेरे सहयोगी साथी आशीष सिंह। एडमिरल साहब, इस समय अमेरिका ने एशिया में 3 बड़े जंगी बेड़े उतार रखे हैं, उसमें से हिंद महासागर USS निमित्ज पहुंचता है उस जगह पर जहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि 80% ट्रेड लाइन है, वो वहां पर इसका पहुंचना यानी कि आपको लगता है चीन की गर्दन दबोच देना जैसा होगा? तो मानना है कि स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का जो है वो सिर्फ चीन ही नहीं यूज करता है, पूरी दुनिया का ट्रेड जो है उसी रास्ते से गुजरता है जिसको गल्फ में जाना है। लेकिन चीन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि 60% उनका तेल इसी रास्ते से जाता है और कॉपर का वो इंपोर्ट करते हैं साउथ अमेरिका से। 58% कॉपर जो है वो भी इसी रास्ते से गुजरता है, जो कि कार्ट्रिजेस वगैरह बनाने में काफी काम आता है।
तो ये जो है हमारे निमित्त कई बार यहाँ आए हैं और कई बार हमारा एक्सरसाइज हुआ है इनके साथ। तो एक तरह से समझिए कि जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है, मतलब कि हम उनके एयरक्राफ्ट से, उनके शिप से, उनके सबमरीन से, हमारे शिप सबमरीन से भी बातचीत कर सके और एक युद्ध का जो डिफरेंट फॉर्मेशन होता है उसको वो बना सके, ताकि अगर एक्चुअली लड़ाई हुई तो नौसेना जो है वो इनके साथ ऑपरेट करने के काबिल हो। मलाबार एक्सरसाइज जो है 1992-93 से चला है, तो हमें कई बार एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक्सरसाइज करने का मौका लगा है। 2007 में मैंने खुद ही फ्लीट कमांडर के तौर पर मैंने एक्सरसाइज में भाग लिया था अपने सारे जहाजों के साथ। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जितने अमेरिकन वेपन सिस्टम्स हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के प्लेटफॉर्म से बात कर सकते हैं। हमारा P-8I विमान पोर्ट ब्लेयर से ऑपरेट कर रहा है पिछले 10-15 दिन से, तो वो मलाक्का स्ट्रेट की जितने भी शिप्स वगैरह पास कर रहे हैं, एडमिरल सिन्हा, इस समय इस नाजुक दौर में ये एक्सरसाइज, एडमिरल साहब इस समय ये नाजुक दौर में ये एक्सरसाइज मुझे ऐसा लगता है अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है चीन के लिए। अगर मैं छोटा सा एक और सब क्वेश्चन भी मनीष जी के साथ में जोड़ सकूं और हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा उस बारे में और बता सके। सर, इंडियन नेवी जापान के साथ में एक्सरसाइज करती है, यूएस नेवी के साथ में करती है, और अब हम ये देख रहे हैं एडमिरल सर की HMS क्वीन एलिजाबेथ भी साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में आ रहा है। तो ये एक बड़ा थिएटर सा बन जा रहा है और मुझे लग रहा है कि लद्दाख नाम का ताला है उसकी चाबी अब इंडियन ओशन रीजन में। देखिए, ये तो अगर ऑल आउट वॉर होता है तब तो भारतवर्ष के जो प्लानर्स हैं वो सिर्फ बॉर्डर को नहीं देखेंगे। वॉर इज एब्सोल्युटली ऑल आर्म फोर्सेस कम टुगेदर एंड उनके अपने अपने क्षेत्र में वो दबाव बनाए रहेंगे, क्योंकि वायुसेना को आप जैसे यूज करेंगे एक ऑफेंसिव वॉरफेयर हो जाता है। उसके रिस्पॉन्स में हमें हर जगह लड़ाई करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत फर्स्ट हो जाएगी दोनों सभी देशों की, कोई नहीं करना चाहेगा अभी जी। तो अभी देखिए, तो और अमेरिका में भी वहाँ पे इलेक्शन होना है प्रेसिडेंट का, वो भी एक बात है अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमेरिका की जनता के लिए है, सूचना चीन के लिए है, तो ये एक प्रेशर बनाने के लिए बहुत अहम है ये। जी एडमिरल सिन्हा, आपसे कुछ और सवाल होंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल साहब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप इसका जवाब आप एडिशन में दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी सुन ले आप। देप्सांग में पेट्रोलिंग से, देप्सांग गतिरोध जो है उसमें पेट्रोलिंग से चीन भारत को रोक रहा है, जो सामरिक और रणनीतिक तौर पर काराकोरम दर्रा और उसके बाद दौलत बेग ओल्डी जो करीब है उससे वो रोक रहा है। कर्नल साहब, सिन्हा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात करी है कि कोई भी लड़ाई नहीं चाहता। नहीं, मुझे लगता है कि ये सारी जो डिप्लॉयमेंट्स जो इवन यूनाइटेड किंगडम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, यूएस भेज चुका है, बाकी देश मोबिलाइज हो रहे हैं, ये अपने आप में चाइना को समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से वो लड़ाई का मंसूबा बना ले। बिल्कुल नहीं बना पाएगा, कोई रास्ता ही नहीं छूट रहा। और जो अकेला रास्ता उसका ट्रेड का, जहां से उसकी तकरीबन 60 से 62% ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जो होती है, जब आप उसके इर्द गिर्द सेना लगा देते हैं, नेवी लगा देते हैं, उस कंट्री को समझ आता है कि एक तो मैं मिलिटरली मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरे को अपनी इकोनॉमी भी अब खतरे में नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई स्ट्रेट ऑफ मलक्का ऑल्सो उन्होंने रोक दिया है। तो इस वजह से ये जो लड़ाई ना करने का जो संदेश है ये अब चाइना को देना है, क्योंकि वर्ल्ड में पोस्चरिंग जो करी जाती है वो इसी तरह करी जाती है, किसी भी एक देश को मजबूर करने के लिए कि वो लड़ाई की तरफ ना सोचे। जहां तक आपने बात करी है, ये जो सब सेक्टर नॉर्थ देप्सांग वैली वाला जो इलाका है, देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा कि आज और कल
आपके हटने को फैसिलिटेट करने के लिए अगर मैं पेट्रोलिंग नहीं कर रहा हूं, शायद मुझे मंजूर है कि आप हट लीजिए, तब तक मैं पेट्रोलिंग नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने किसी भी इंडिकेशन के द्वारा यह समझाने की कोशिश करनी है कि आज के बाद पेट्रोलिंग नहीं होगी, तो आई थिंक ये सारी बात अटकी ही इसीलिए है क्योंकि पहली बार चाइना देख रहा है कि इंडिया अटक गया है कि हम अपने पेट्रोलिंग राइट्स पीपी 10 से लेके 17 तक के बीच में कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको अच्छा लगे, बड़ी अच्छी बात है। आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, सप्ताह और महीने के लिए बोले, कोई बड़ी बात नहीं। आपको हम फैसिलिटेट करेंगे कि आप चले जाइए। आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर भारत आने के लिए राफेल के स्पेयर पार्ट पैक हो चुके हैं। इंडिया न्यूज पर राफेल की पैकिंग की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 27 जुलाई को राफेल के स्पेयर पार्ट पैक हो चुके हैं। भारत आएगा राफेल। 5 राफेल विमान 27 जुलाई को लाए जाएंगे भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए स्पेयर पार्ट्स, राफेल के स्पेयर पार्ट्स पैक होकर उड़ान भरने के लिए तैयार। वुडन पैकिंग में आपके टीवी स्क्रीन पर आशीष। मनीष जी, मैं इसी एक्सक्लूसिव तस्वीर की बात कर रहा था और उसमें आपको येलो मार्क में दिखाई देगा। 3 येलो मार्क हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उस पर लिखा हुआ है राफेल इंडिया। दूसरा, अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम टॉप बैंड को भी कुछ सेकंड के लिए अगर हटा सके तो तस्वीरों में दर्शकों को पूरा दिखाई देगा। और जो सबसे नीचे येलो एरो पीला कलर का जो इंडिकेशन दिख रहा है वो M88 सैफरन इंजन और ऊपर आपको दिख रहा है राफेल इंडिया। इसलिए मैंने कहा था राफेल लॉक्ड एंड लोडेड। अब ये पैक हो गए हैं और भारत की तरफ इनके स्पेयर पार्ट्स हो या फिर जो वेपन पैकेज हैं वो सब भारत की तरफ पैक होके चलने के लिए तैयार हो गए हैं। जी, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ताजा तस्वीरें। बख्शी साहब, कोर कमांडर्स की बैठक है। 22 से 24 जुलाई 2 दिन चलेगी यह बैठक। राफेल के आने की तैयारी और तैयारी के साथ साथ उसका डिप्लॉयमेंट कैसा हो, आपके टीवी स्क्रीन पर अभी वो ताजा तस्वीरें हमारे सहयोगी आशीष ने दिखाई। बख्शी साहब, एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या होगा, किस तरह से विचार मंथन होगा। ये जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, ये इनका विचार मंथन, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये इनके ट्रांसफर होगी, जो राफेल की जो लोकेशन होगी वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो गई है, कहां पे राफेल लोकेट होंगे। और पर मैं एक बात बता दूं कि जब टैक्टिकल बैटल एरिया में एक्शन शुरू हो जाता है तो फिर ये जो नहीं होता कि अगर राफेल ने तेजपुर से टेक ऑफ किया है और अगर वो छबुआ लैंड कर रहा है या हासीमारा लैंड कर रहा है तो वो बात रुक जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो अगले 1 हफ्ते की जो मेंटेनेंस की चीज होती है वो क्विकली विद इन आवर्स ट्रांसफर हो सकती है, बल्कि मोस्ट ऑफ द बेसिस विल केटर फॉर इट, जिसको कि इमीडिएट सर्विसिंग की बात होती है। और रिपेयर एंड सर्विसिंग की जो बात होगी जिसमें हफ्ता 2 हफ्ता लगता है वो बाद में लगता है। ये इसमें कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी, ये सारे स्क्वाड्स की डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे, नॉट ओनली राफेल, और उसके बाद में ये करेंगे लॉजिस्टिक सप्लाई कैसे होगी। देखिए, एक बात और बता दूं, यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहूंगा कि जब हम देख रहे थे स्पेयर पार्ट्स की ये जो आ रही है, हमको अपने आप को सोचना होगा क्या हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं या नहीं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं तो हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में घुस रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास स्पेयर पार्ट्स कम होने लग जाएंगे जैसे कारगिल में हो रहे थे, तब आपको प्रफुल्ल बख्शी साहब 27 जुलाई को राफेल आने की खुशी में मन प्रफुल्लित है। आशीष, मल्टीपल मैसेजिंग है। मैं आपको बता दूं लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स लेवल टॉक्स में, जिसमें हमारी तरफ से NSA अजीत डोवाल है और चीन की तरफ से वांग ही हैं। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो आगे जो मैं बात करने वाला हूं, अगले कुछ हफ्तों में अगर चीन चाहे वो पैंगोंग त्सो का फिंगर 5 से फिंगर 8 तक पीछे जाने वाली बात हो, डेप्सांग हो, अगर अगले कुछ हफ्तों में चीन वापस नहीं गया, आप मान लीजिए
कि डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली जो भारत इतने सालों से कोशिश कर रहा था कि सीमा विवाद सुलझ जाए, वो शायद मिलिट्रली ही सुलझा देगा। जी जी आशीष, तमाम जानकारी और ताजा तस्वीरें इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए आपने जो लाई, उस राफेल जिसका इंतजार सारे भारत को है और हमारे रक्षा को है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीवी स्क्रीन पर रहे रिटायर्ड वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब, प्रफुल्ल बख्शी साहब और कर्नल शैलेंद्र सिंह देश का सवाल में जुड़ने और जानकारी समझाने और बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले वक्त हो चला है सुर्खियों का।